विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने 5 किंगडम कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। अब आज हम प्रारंभ करते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। यानी ये जो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ है, इसकी क्या संकल्पना है। 5 किंगडम कंसेप्ट में आपने पढ़ा था कि हमने प्लांट्स को, एनिमल्स को और ऐसे जीव, ऐसे क्रिएचर्स जिनमें इन दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, मिक्स्ड जिनके अंदर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनके लिए अलग से संघ बनाए गए, जैसे प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, फंजाई है। तो इसमें से अब आते हैं केवल एनिमल किंगडम के ऊपर। तो एनिमल किंगडम, या हिंदी में इसको बोलेंगे जंतु जगत। तो इस एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम्स में, 2 उप जगतों में डिवाइड किया गया, सब किंगडम प्रोटोजोआ और सब किंगडम मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो सब किंगडम है, इसी नाम से एक फाइलम भी है, संघ भी है, उसको भी हम प्रोटोजोआ कहते हैं। उसके बारे में डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अभी पहले ये जानते हैं कि प्रोटोजोआ सब किंगडम यानी उपजगत प्रोटोजोआ और उपजगत मेटाजोआ, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जो जीव जंतु हैं जितने भी, उन सभी का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से निर्मित होता है, और इन्हीं कोशिकाओं के आधार पर ही जंतु जगत को हमने 2 उपजगतों में विभाजित किया और उसके साथ कुछ और चीज़ें भी जोड़ी। तो उपजगत प्रोटोजोआ और उपजगत मेटाजोआ। उपजगत प्रोटोजोआ है, उसके अंतर्गत जो बहुत सूक्ष्म प्राणी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं वो रखे जाते हैं, और इन्हें केवल एक संघ में, एक फाइलम में रखा गया। उस फाइलम को भी प्रोटोजोआ के नाम से ही जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे के सारे जितने भी एक कोशिकीय प्राणी हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए ही इनको देखा जा सकता है। ये सभी प्रोटोजोआ नामक संघ में पाए जाते हैं, और ये जो प्रोटोजोआ नामक संघ है, ये प्रोटोजोआ नामक सब किंगडम उपजगत के अंतर्गत रखा गया है। वहीं दूसरी ओर जो मेटाजोआ है, सब किंगडम मेटाजोआ, इसके अंतर्गत जो प्राणी रखे गए हैं वो आकार में बड़े होते हैं, बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, एक कोशिकीय नहीं होते, बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। और फिर इस उपजगत को, इस सब किंगडम को बहुत सारी दूसरी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे डिवीजन्स हैं, बहुत सारे ग्रेड्स हैं, बहुत सारे फाइलम्स हैं, उनमें बांटा गया है। यानी इसकी अनेक शाखाएं हैं, विभाग, कोटि, संघ, हिंदी में आप बोल सकते हैं। तो इन सब में इनको मेटाजोआ सब किंगडम को बांटा गया है। अब एक तरफ तो एक कोशिकीय प्राणियों का सब किंगडम प्रोटोजोआ है, और दूसरी तरफ बहुकोशिकीय प्राणियों का सब किंगडम मेटाजोआ है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, दोनों में क्या विभेद हैं, उसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो एक कोशिकीय प्राणी है, ये एक कोशिकीय प्राणियों को हम किस प्रकार के प्राणियों के समान माने। ये प्रश्न उठता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम बात करें कि हम जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं, स्वयं हम अपना भी उदाहरण ले सकते हैं, हम सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब हमारे शरीर की एक कोशिका ली जाए, उसका अध्ययन करें आप, तो उस कोशिका में आपको केंद्रक भी देखने को मिलेगा, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, उसके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म जिसे कह सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स भी उसके अंदर पाए जाते हैं। यानी एक जो सामान्य कोशिका होती है, जंतु कोशिका, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती है वही कोशिका हमारे शरीर में है। और जब आप इसकी तुलना करते हैं एक अमीबा की कोशिका से, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, उसका संपूर्ण शरीर, एक कोशिका ही उसका संपूर्ण शरीर होता है। अब उस कोशिका के अंदर भी यदि आप देखेंगे तो वही सारी चीज़ें उसके भी अंदर पाई जाती हैं जो हमारी शरीर के अंदर पाई जाने वाली कोशिका में हमें देखने को मिलती है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमारी जो कोशिका है
उसको भी यदि हम स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो वो अमीबा की तरह अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकती है क्या? ये प्रश्न है। दोनों की संरचना एक है, सब प्रकार से एक है, इसलिए हमें ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि ये जो एक कोशिकीय प्राणियों की जो कोशिका है, इसकी तुलना बहुकोशिकीय प्राणियों की तुलना से बहुकोशिकीय प्राणियों की कोशिका से करना तर्कसंगत नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल्स की जो कोशिकाएं होती हैं, बहुकोशिकीय प्राणियों की जो कोशिकाएं होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहती हैं, निर्भर करती हैं। जबकि एक कोशिकीय प्राणी जो कहलाते हैं, उनकी कोशिका स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने में समर्थ होती है। तो इन ऐसी स्थिति में जो जितने भी ये जो प्रोटोजोआ संघ के या प्रोटोजोआ उपजगत के जो प्राणी हैं, इनको यूनिसेलुलर एक कोशिकीय प्राणी कहना उचित नहीं है। ऐसी बात वैज्ञानिकों ने सामने रखी और एक डॉबल नाम के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने सबसे पहले ये जो जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, इनको ए सेलुलर एनिमल्स, अकोशिकीय एनिमल्स कहना प्रारंभ किया। यानी ये अकोशिकीय हैं, ए सेलुलर है या नॉन सेलुलर हैं, बिना कोशिका के या कोशिका विहीन है। यानी ये जो हम कहते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स, एक कोशिकीय प्राणी, वो कोशिका चूँकि मल्टी सेलुलर एनिमल्स से भिन्न होती है। संरचनात्मक दृष्टि से वो एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन क्रियात्मक दृष्टि से वो एक जैसी नहीं है। तो ये विभेद उसके अंदर होने के कारण से इस प्राणी को हम एक कोशिकीय न कहकर अकोशिकीय कहें तो ज़्यादा उचित होगा। ऐसा एक कंसेप्ट हमारे सामने रखा गया, डॉबल नामक वैज्ञानिक ने रखा। फिर उसके बाद कई और भी वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किए, अनेक प्रकार से अध्ययन किए, और यही फिर बात निकल के आई कि भाई ये जो प्राणी होते हैं, ये यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय ना कहा जाकर इनको ए सेलुलर प्राणी कहा जाए, अकोशिकीय कहा जाए। अब चूँकि सामान्य रूप से हम ये यूनिसेलुलर शब्द का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं वर्षों से, इसलिए ज़्यादातर यूनिसेलुलर बोला जाता है अभी भी, लेकिन सही शब्द इसके लिए ए सेलुलर हो सकता है। ऐसी एक परिकल्पना हमारे सामने रखी गई। अब उपजगत प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में चूँकि इसका हम अंतर आज अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें क्या मोटे मोटे भेद हैं, अंतर हैं, उसे समझना चाहिए। उसे यदि देखें तो एक जैसे टेबल मैंने आपको एक दिखाई है इस स्लाइड में, आप देखें इस टेबल में प्रोटोजोआ एक तरफ, एक कॉलम में प्रोटोजोआ है, दूसरे कॉलम में मेटाजोआ है, उनके कैरेक्टर्स दे रखे हैं। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, जितने भी सूक्ष्म प्राणी हैं सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं, और वो एक कोशिकीय प्राणी हैं, जो अकोशिकीय प्राणी भी जिनको अपन कह सकते हैं, वो सभी प्रोटोजोआ नामक उपजगत में रखे गए हैं। जबकि मेटाजोआ में रखे गए हैं वो जो प्राणी हैं वो मल्टीसेलुलर हैं, बहुकोशिकीय हैं और आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। एक तो ये अंतर है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। दूसरा अंतर है, प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों की जो शारीरिक संरचना होती है वो बहुत सिंपल होती है, साधारण होती है। बस एक कोशिका होती है, उसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि सामान्य कोशिका में देखने को मिलते हैं। लेकिन मेटाजोआ जो संघ के प्राणी होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी का, वो जटिल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, और उसमें सेलुलर डिफरेंशिएशन भी पाया जाता है। सेलुलर डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि शरीर के अंदर जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं उनमें भी भेद है, यानी कायिक कोशिका और जननिक कोशिका, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स, दो प्रकार की सेल्स बहुकोशिकीय प्राणियों में देखने को मिलती हैं। एक प्रकार की जैसे जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनसे शरीर का निर्माण होता है, और जो जर्म सेल्स होती हैं वो उनके द्वारा वो रिप्रोडक्शन की क्रिया में काम में आती हैं। तो न केवल शारीरिक संरचना जटिल है, बल्कि उनके अंदर सेलुलर डिफरेंशिएशन, कोशिकाओं का भेद भी पाया जाता है। एक और अंतर है सेंट्रियोल। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जो होते हैं उनकी कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, जबकि मेटाजोआ संघ के प्राणियों में सेंट्रियोल
कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। अगला जो अंतर है वो है ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों का ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटोप्लाज्मिक, जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन होता है। अब ये शारीरिक संगठन क्या है इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक तरीके से आपको विस्तार से उसमें समझाऊंगा। अभी केवल इतना समझें कि प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों के शरीर के संगठन की कोटि कहें या शारीरिक संगठन का ग्रेड कहें या शारीरिक संगठन का स्तर कहें, ये जीव द्रव्य स्तर का होता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है। जबकि मेटाजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं वो कोशिकीय स्तर से लेकर ऑर्गन सिस्टम स्तर तक का उनमें शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। ये क्या होते हैं शारीरिक संगठन, ये मैं अभी आपको इसके बाद में बताऊंगा। फिर अगला अंतर है डिवीज़न ऑफ लेबर का, यानी जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों के प्राणी का जो शरीर होता है उसमें श्रम का विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता। अब एक कोशिका है, एक कोशिका, वो कोशिका को ही पोषण का काम करना है, न्यूट्रिशन का काम करना है, वही कोशिका लोकोमोशन का भी काम करती है, वही कोशिका एक्सक्रीशन का भी काम करती है, वही कोशिका श्वसन का रेस्पिरेशन का भी काम करती है, वही कोशिका के द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया भी संपन्न होती है। यानी एक कोशिका सब प्रकार की जैविक क्रियाओं को करती है। अलग अलग जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उसके अंदर अलग अलग प्रकार के अंग नहीं पाए जाते। ये प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों के साथ है, क्योंकि है ही एक ही कोशिका। जबकि मेटाजोआ में क्या है, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल डिवीजन बहुत स्पष्ट होता है, कार्य का विभाजन बहुत स्पष्ट होता है। यानी बहुकोशिकीय प्राणियों में अलग अलग कार्य को संपन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जबकि प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों या प्रोटोजोआ उपजगत के प्राणियों में ऐसे अंग नहीं पाए जाते। फिर लाइफ साइकिल जो होती है, जीवन चक्र जो होता है, उसमें एक से अधिक जनरेशन हमें देखने को मिल जाती हैं सामान्य तौर से प्रोटोजोआ उपजगत के प्राणियों में। जबकि मेटाजोआ में ये इस प्रकार की स्थिति हमें कम देखने को मिलती है, बहुत रेयर होती है, ना के बराबर होती है। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जो होते हैं ज़्यादातर उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, अधिकांशतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है तो वो थोड़ा सा भिन्न होता है मेटाजोआ प्राणियों से, अगर हम उसको तुलना करेंगे तो। और मेटाजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल लोअर मेटाजोअन्स में हल्का फुल्का कुछ उदाहरण में देखने को मिलता है, अन्यथा उसमें अनुपस्थित होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं उनमें बहुत कम होता है, जबकि मेटाजोआ संघ के प्राणियों में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली ही होता है। इसमें जो कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन की जो क्रिया होती है, दो अडल्ट्स के बीच में होलोगैमी के रूप में होती है। अब ये आपको विस्तार से आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। जबकि इसमें कॉन्जुगेशन जो होता है ये स्पर्म और ओवम के बीच में सिनगैमी के रूप में होता है। इसे विस्तार से आपको रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ाएंगे, ये अंतर यहाँ पर है। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं उनकी जो कोशिका है वो जब उसमें विभाजन होता है तो डिवाइड करती है, तो जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, और अलग अलग होने के बाद वो दोनों पुत्री कोशिकाएं, अगर दो कोशिकाएं बन रही हैं तो दोनों स्वतंत्र प्राणियों के रूप में जीवन जीना शुरू कर देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने अमीबा पढ़ा होगा, तो अमीबा में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, एक अमीबा में विभाजन हुआ, विभाजन हो गया वो दो अमीबा में परिवर्तित हो गया, और दोनों अमीबा जो बने वो दोनों स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। एक प्राणी दो में बदल जाता है, ऐसे वो दो प्राणी फिर चार प्राणियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से उनके अंदर जो सेल डिवीज़न हो रहा है वो सेल डिवीज़न नए प्राणियों की उत्पत्ति के रूप में हो रहा है, और उसमें इंडिपेंडेंट एनिमल्स उससे निर्मित हो रहे हैं। जबकि यहाँ क्या होता है, और वो सेल सेपरेट हो जाती हैं। जैसे बाइनरी फिशन हुआ तो उसमें उसमें अमीबा में, तो बाइनरी फिशन के माध्यम से वो अमीबा एक से दो में बट गया, और दोनों जो कोशिकाएं पुत्री कोशिकाएं
स्वतंत्र प्राणी के रूप में जीने लगी। लेकिन मेटाजोआ जो उपजगत है उसके प्राणियों में जो निषेचित अंडा होता है उसके अंदर कोशिका का विभाजन शुरू होता है, लेकिन कोशिका एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग सेपरेट नहीं हो जाती हैं। यानी कोशिकाओं में विभाजन होने के पश्चात भी वो वहीं की वहीं एक दूसरे के पास ही बनी हुई रहती हैं, सेपरेट होकर अलग नहीं निकलती, अलग नहीं जाती, और ना ही अलग अपनी कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाती है, ना ही वो अमीबा या प्रोटोजोन्स की तरह अपना जीवन जीने में समर्थ होती हैं। तो जो ये एक बड़ा अंतर इसमें सेल डिवीजन में देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स में वरी इवन इन सेम स्पीशीज़, एक अंतर ये भी है, यानी एक ही स्पीशीज़ के प्राणियों में भी आपको उनके जो शारीरिक संरचना है उसमें अंतर दिखाई दे सकता है, विभेद दिखाई दे सकता है। जबकि जो मेटाजोआ उपजगत के प्राणी होते हैं वो एक स्पीशीज़ के सभी प्राणी एक जैसे दिखाई देते हैं। वो अलग बात है, उनके आकार में अंतर हो सकता है, उनके कलर में अंतर हो सकता है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से वो एक जैसे ही होते हैं। प्रोटोजोआ उपजगत के जो प्राणी हैं उनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, जबकि मेटाजोआ उपजगत के जो प्राणी हैं उनमें प्राकृतिक मृत्यु देखने को मिलती है। अब ये प्राकृतिक मृत्यु क्या है? प्राकृतिक मृत्यु को उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको अमीबा का दिया, तो अमीबा जैसे मान लीजिए अमीबा जो है वो एक अमीबा वो बाइनरी फिशन के माध्यम से, द्विविखंडन के माध्यम से दो अमीबा में परिवर्तित हो गया, एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। तो जो मूल अमीबा था वो कहाँ चला गया? क्या उसको जीवित मानेंगे या उसको मृत मानेंगे, है ना? तो अब एक अमीबा जिसमें विभाजन हुआ वो दो में बदल गया। अब वो जो दो अमीबा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं उनमें भी फिर आगे विभाजन की प्रक्रिया होगी और वो भी आगे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो उसमें आपको मृत्यु कहीं दिखाई नहीं देगी, मल्टीप्लिकेशन की एक प्रक्रिया चलती रहती है। प्राकृतिक रूप से मृत्यु, जैसे कोई एक जीव जन्म लेता है, एक निश्चित उम्र तक वो जीवन जीता है, उसके बाद प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रोटोजोआ उपजगत के प्राणियों में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो 1 से 2, 2 से 4 में विभाजित होते रहते हैं। जबकि मेटाजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं वो एक जन्म लेने के बाद एक निश्चित आयु तक जीवन जीते हैं और उसके पश्चात वो प्राकृतिक रूप से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की प्राकृतिक मृत्यु प्रोटोजोआ उपजगत के प्राणियों में देखने को नहीं मिलती। अब आते हैं लेवल्स और ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जिक्र मैंने अभी आपको इसी में इन्हीं जो अंतर मैं आपको बता रहा था प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के, इसमें बताया था। ये क्या होता है? लेवल्स और ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे शारीरिक संगठन की कोटि, ग्रेड को कोटि बोलते हैं, लेवल को बोलेंगे स्तर। तो शारीरिक संगठन का स्तर या शारीरिक संगठन की कोटि। तो इसे शारीरिक संगठन की जो कोटि होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, जो मैंने आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। 5 प्रकार की शारीरिक संगठन की कोटि होती हैं। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या अर्थ हुआ इसका? तो इसे समझिए। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली वाली जो कोटि है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जैसे अमीबा है, अमीबा के शरीर में एक कोशिका है वो केवल मात्र, उसके शरीर में उसके जीवन का प्रमुख आधार क्या है यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? भाई उसके पूरे के पूरी कोशिका में, पूरी के पूरे शरीर में जीव द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। अब जो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस भी पड़ा है, उसी के अंदर सारे के सारे कोशिकांग पड़े हैं और सारी जैविक क्रियाएं उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही संपन्न होती हैं, ठीक है। तो अगर आप ये माने कि इसके शरीर में से ये प्रोटोप्लाज्म अगर निकाल लिया जाए तो क्या ये अमीबा जीवित रह सकता है?
जब ऐसा आप विचार करोगे, या मान लीजिए इसका दूसरी तरह से सोचें कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकाल लेते हैं अमीबा में से, संभवतः अमीबा जीवित रह जाए, ठीक है। न्यूक्लियस का हिस्सा निकाल लेते हैं कुछ, संभवतः अमीबा जीवित रह जाए, या कोई दूसरा कोशिकांग निकाल लेते हैं तो हो सकता है अमीबा जीवित रह जाए। लेकिन अगर उसके शरीर में से जीव द्रव्य निकाल लोगे तो वो कोशिका जीवित नहीं रह सकती, अमीबा जीवित नहीं रह सकता। तो जीवन के उसके जीवन का उसकी बॉडी का मुख्य आधार क्या हुआ? वो हुआ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ऐसे प्राणी जिनके शरीर का मुख्य आधार प्रोटोप्लाज्म होता है, उनके शारीरिक संगठन की जो कोटि है या उनके शारीरिक संगठन का जो स्तर है वो प्रोटोप्लाज्मिक या जीव द्रव्य स्तर कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं प्रोटोजोआ संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनके शारीरिक संगठन की कोटि होती है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, ठीक है। अब ऐसे प्राणी जिनके शरीर में जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, ऐसे प्राणी जिनके शरीर में कोशिकाओं का निर्माण तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये सारी कोशिका मिलकर करती क्या है? बहुकोशिकीय प्राणियों की बात हो रही है। एक कोशिकीय प्राणी है तो प्रोटोजोआ में पूरे हो गए, उनके शारीरिक संगठन की कोटि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड की हो गई। लेकिन अब बहुकोशिकीय प्राणी एक कोशिकीय से आगे बढ़े, बहुकोशिकीय प्राणियों पे आए, तो बहुकोशिकीय प्राणी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, उनके शरीर में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है। लेकिन ये कोशिका करती क्या है? ये कोशिका आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, समझ गए? तो ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकाओं का निर्माण तो हो गया लेकिन उन्होंने आपस में मिलकर टिश्यूज़ का निर्माण नहीं किया। केवल कोशिकाओं के समूह जिन प्राणियों में पाए जाते हैं, ऊतक नहीं पाए जाते, टिश्यू नहीं पाए जाते, उन प्राणियों के शारीरिक संगठन की कोटि सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय स्तर की कहलाती है, समझ गए? जैसे फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत जितने स्पंज पाए जाते हैं, इन स्पंज का जो शरीर होता है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं लेकिन ऊतक नहीं पाए जाते। ये कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, गुच्छे पाए जाते हैं। अगर इन कोशिकाओं को उनके शरीर में से माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो उनके शारीरिक संगठन की जो कोटि कहलाएगी वो सेलुलर ग्रेड की कहलाएगी। इसके आगे चले, यानी अब प्रोटोप्लाज्म से आगे बढ़े, कोशिका बन गई। कोशिकाओं ने आपस में मिलकर ऊतकों का निर्माण कर दिया, ठीक है। सभी जो कोशिकाएं थीं उन कोशिकाओं ने आपस में मिलकर टिश्यूज़ का निर्माण कर दिया, ऊतकों का निर्माण कर दिया। लेकिन ये ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं तो वो अंग का निर्माण नहीं किया, समझ गए? प्रोटोप्लाज्म के बाद कोशिका बनी, कोशिका आपस में मिलकर उन्होंने ऊतक बनाए और ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है। तो ऐसे प्राणी जिनमें कोशिका पाई जाती हैं, ऊतक भी पाए जाते हैं लेकिन अंग नहीं पाए जाते, ठीक है, उन प्राणियों के शारीरिक संगठन की कोटि सेल टिश्यू ग्रेड की कहलाती है, कोशिका ऊतक स्तर की कहलाती है, ठीक है। और ये प्राणी कौन से कहाँ देखने को मिलते हैं? फाइलम निडेरिया में। निडेरिया फाइलम, जो पहले जिसको सीलेंट्रेटा बोलते थे, सीलेंट्रेटा में ही ये निडेरिया और टीनोफोरा, ये दोनों प्राणियों को, दोनों संघों को हम सीलेंट्रेटा के अंतर्गत अध्ययन करते थे। वो अब निडेरिया और टीनोफोरा दोनों अलग अलग हो गए। तो जो निडेरिया से शुरू करें तो निडेरिया जो संघ है उसके प्राणियों में, उनके प्राणियों की शारीरिक संगठन की कोटि जो होती है वो कोशिका ऊतक स्तर की कहलाती है, ठीक है, सेल टिश्यू ग्रेड की कहलाती है। इसमें कोशिका भी हैं, उन्होंने ऊतकों का निर्माण भी कर दिया है लेकिन ऊतकों ने अंगों का निर्माण नहीं किया। इनके शारीरिक संगठन की कोटि सेल टिश्यू ग्रेड की कहलाएगी। इसके आगे बढ़ते हैं तो ऐसे प्राणी जिनके अंदर ऊतकों का निर्माण हो गया, उन्होंने अंगों का निर्माण भी कर दिया लेकिन अंग जो आपस में मिलकर तंत्र बनाते हैं, ऐसे तंत्र उन्होंने नहीं बनाए हैं। अलग अलग अंग पाए जाते हैं लेकिन अंग का आपस में मिलकर जो एक तंत्र बनता है वो तंत्र नहीं बना। अब इसका अंतर क्या समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम अपने शरीर में देखें तो हमारा एक तंत्र है पाचन तंत्र, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे मुख से शुरू होकर गुदा पे समाप्त होता है
है ना। तो इस पूरे के पूरे तंत्र में अनेक प्रकार के अंग पाए जाते हैं। आप यहाँ मुंह से ले लो, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, और ये स्टमक, और छोटी आंत और बड़ी आंत और रेक्टम, ये सारे के सारे अलग अलग अंग हैं जो कि आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है। तो ऐसे प्राणी जिनके शरीर में ऊतकों का निर्माण हो गया, उन्होंने अंग भी बना दिए, लेकिन अंगों ने आपस में मिलकर किसी प्रकार का तंत्र नहीं बनाया, ऐसे प्राणियों के शारीरिक संगठन की कोटि टिश्यू ऑर्गन ग्रेड की कहलाती है। और ये ऐसे प्राणी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा क्रमिक विकास है उसमें जिस प्रकार से जो संघ या फाइलम अरेंज किए गए हैं वो उसकी शुरुआत प्रोटोजोआ से होती है। तो पहला फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ये क्रम से ही इसमें शारीरिक विकास आपको प्राणियों का देखने को मिलता है। अब आते हैं 5वें ग्रेड पर। तो ऐसे प्राणी जिनमें न केवल अंगों का निर्माण हो चुका है बल्कि उन अंगों ने आपस में मिलकर तंत्र भी बना दिए हैं, सिस्टम भी बना दिए हैं, उन प्राणियों के शरीर के संगठन की कोटि ऑर्गन सिस्टम ग्रेड की कहलाती है। ठीक है। और ऐसे प्राणी कौन से होते हैं? तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद में जो संघ आता है, फाइलम आता है, उसको कहते हैं एस्केहेल्मिन्थ्स। तो एस्केहेल्मिन्थ्स से लेके कॉर्डेटा संघ तक के जितने भी संघ हैं, जितने भी इनमें रखे हुए प्राणी हैं, उन सभी की शारीरिक संगठन की कोटि, लेवल्स और ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का कहलाता है। ठीक है। यानी इन प्राणियों के शरीर में से अगर मान लीजिए कोई अंग अलग हटा भी दिए जाएं तो संभवतः ये जीवित रह सकते हैं, लेकिन पूरा तंत्र यदि हटा देंगे तो जीवित रहने की संभावना नहीं होती है। ये आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि आपके खुद के शरीर में से पूरे के पूरे जो सिस्टम्स बने हुए हैं उन सिस्टम्स में से कुछ चीज़ें हटा सकते हैं, तब भी संभावना जीवित रहने की है, लेकिन पूरा सिस्टम हटा दिया जाए तो जीवन की संभावना नहीं होती। इसलिए आपके शरीर के जीवन का आधार या आपके शरीर का मूल आधार वो अंग तंत्र हुआ। ठीक है, तंत्र हुआ, तो वही आपके शरीर की शारीरिक संगठन की कोटि भी कहलाएगी, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। तो ये दो प्रकार की चीज़ें, कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, और इसके अलावा लेवल्स और ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको आज बताया है, समझाया है। इसके आप खुद अपने स्तर पर नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। थैंक यू।